हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आपका स्वागत है केमिकल काइनेटिक के लेक्चर नंबर सेकेंड में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे चेंज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए हम लास्ट टर्न पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, रेट कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके थे। एक बार आप ऐसे देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे। रेट ऑफ अपीयरेंस को या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। रेट कितने टाइप के थे, तीन तरीके के, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल। और कुछ ग्राफ वगैरह था, ये कुछ बेसिक बातें हो चुकी हैं। तो आज हमारा क्या टारगेट है कि आज हम ये समझें कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसमें से आज जितना भी हमारा फोकस होगा ये इसके पहले वाले पॉइंट पे होगा। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं कुछ, वो कंडीशंस क्या क्या है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। किस केस में, अगर गैस है तो गैस के लिए प्रेशर ज़्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगर हम टेम्परेचर की फिर बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह के बारे में। फिर कैटलिस्ट के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतनी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो ये पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही टॉपिक अगले एक दो लेक्चर तक चलने वाला है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक पहले आप थीम समझ लीजिए कि क्या क्या हम इस पहले वाले पॉइंट में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहला वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं, इनको समझ लीजिए। जैसे एक है रेट लॉ, इसी को हम रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, रेट को कैसे लिखा जाए उसी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे दिया ना रेट एक्सप्रेशन, किसी रेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाए। अभी तक हम क्या समझे, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट क्या होता है, इसके बारे में समझे। लेकिन अब उसको किसी केमिकल इक्वेशन से उसको एक्सप्रेस कैसे करें, उसको शो कैसे करें, उसके बारे में बात हो रही है। उसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ। ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। देखिए इस चैप्टर में जितने एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हैं वही रिजिड है, एकदम फिक्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आगे चल रही हैं। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलरिटी वगैरह, ऑर्डर पढ़ेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन एक मॉलिक्यूलरिटी टर्म आता है जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस है रेट लॉ पे। रेट लॉ कुछ नहीं है, एक ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि आखिर रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे शो किया जाए, कैसे लिखा जाए। क्या बात क्लियर है? देखिए, The representation of rate of reaction in terms of concentration of a reactant is known as a rate law। क्या बात क्लियर हुई? जैसे मान लेते हैं, सर एक एग्जांपल से समझाइए, अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और जो रेट लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा करेक्ट होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और वो ज़्यादा वेरी वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह थ्योरेटिकल क्या होता है, जो हम कुछ अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को बना लेते हैं, उनको हम थ्योरेटिकल कहते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, जो एग्जैक्ट आए। मान लेते हैं कि कोई हम थ्योरेटिकल ऐसी चीज़ें जिनको हम एज्यूम कर लिए हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा बहुत वो डेविएट करे, तो जो डेविएट करके फाइनल आए वो क्या एक्सपेरिमेंटल होता है। तो चलिए एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं N1A, यानी ए के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, N1 है। जैसे 1 2 3 ऐसे करके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ना, तो एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। N2B ये फॉर्म कर रहे हैं M1C प्लस M2D, कुछ इस तरीके का ये केमिकल रिएक्शन है। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चले तो जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और जो स्टोइकोमेट्री है उसके पावर के। जो प्रोडक्ट है, देखिए रिएक्टेंट के ये प्रोडक्ट्स हैं और ये अपने अपने स्टोइकोमेट्री के कोएफिशिएंट, जो इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, इनके
पावर में। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अभी कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। हाँ, ये इसको ऐसे ही लिखा जाता है कि पहले ए का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन तो लिखते हैं, ए के कॉन्सेंट्रेशन उसके पावर में उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का कॉन्सेंट्रेशन उसके पावर में उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन का जो ये प्रोडक्ट होगा वही होता है रेट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, के कहते हैं। क्या रेट के लिए ये कांस्टेंट आया है तो इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दी गई है। यहाँ देखिए, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में आखिर डिफरेंस क्या है? जब रेट लॉ को भी ऐसे लिख रहे हैं, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है, जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं उसी को मान लेता है कि n1 है तो पावर में n1 होगा, n2 है तो पावर में n2 होगा। लेकिन रेट लॉ ऐसा नहीं कहता है। रेट लॉ कहता है कि ये जरूरी नहीं है जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ हो यही इसके पावर में हो। ये तब होता है जब एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, मैकेनिज्म हो उस रिएक्शन का, तब ये बातें सही नहीं है। तो रेट क्या कहता है? n1 n2 ना मान के ये कुछ अलग से वैल्यू ले लेता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन इसके पावर में x। ये इतना मोटा कैसे चल रहा है? ठीक है, देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन पावर में x, इसी तरीके से बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन पावर में y, n1 के जगह x, n2 के जगह y, क्योंकि ये पहले ही मान रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये एक जनरल बताता है इंफॉर्मेशन। तो देखिए रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? देखिए ये मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको, ये होगा n1 जो यहाँ पे थ्योरेटिकल दे रखा है उसी को ले लेंगे। लेकिन अगर बात करें रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो क्या होगा? ए के कॉन्सेंट्रेशन पावर में x और बी के कॉन्सेंट्रेशन पावर में y। क्या बात क्लियर है? अभी ये चीज़ें आगे चल के और अच्छे से क्लियर होंगी। अच्छा, रेट पहले पढ़ चुके हैं, रेट ये पढ़े थे ना हम। सर ये माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि ये R फॉर रिएक्टेंट है। यहाँ पे ये जो R है ये रिएक्टेंट है, तो माइनस dR/dt। तो क्या ये डिसअपियरेंस का लिखा हुआ है? क्योंकि एक्चुअल में रेट हम हमेशा रिएक्टेंट को लेके तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या इसके बराबर होगा? बिल्कुल। अब देखिए ये बात आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है और ये क्या है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। दो अलग अलग से लॉ है, एक थ्योरेटिकल है, एक क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। तो अब देखिए रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। अगर किस में बात करें कि क्या रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या फिर रिएक्शन मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अगर ऐसे रिएक्शन को सिंपल या एलिमेंट्री कहते हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कंप्लीट होने के लिए मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो या फिर मल्टी स्टेप के से हो के वो रिएक्शन फिर कंप्लीट हो रही हो। क्या बात क्लियर है? सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अगर सिंगल स्टेप में होता तो ये x n1 के बराबर होता, ये y n2 के बराबर होता। क्या बात क्लियर है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्टार बना के, इन अ सिंपल एंड एलिमेंट्री रिएक्शन रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी हम रेट को डिफाइन करें या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों के लिए इक्वल होता है। कब? जब एलिमेंट्री या फिर सिंपल रिएक्शन, यानी सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, वन स्टेप वाले रिएक्शन के लिए, चाहे लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दें आप, चाहे क्या लिख दें आप, रेट लॉ लिख दें, दोनों से एकदम रेट का इक्वेशन सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो मल्टी स्टेप की बात ही नहीं है। तो n1 x1 के बराबर होगा और n2 y के बराबर होगा। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप RDS होता है। फिर वहां पे जो RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी जो सबसे स्लो होता है वही तो रेट को कंट्रोल करता है ना, उसी से तो रेट डिफाइन होती है। आप खुद सोचिए, मान लेते क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा जो सबसे धीरे धीरे लिख रहा है, जो सबसे स्लो लिख रहा है, तो क्या अगर वो लिख लिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि क्लास के सारे बच्चे लिख लिए? वही तो रेट डिटरमाइनिंग है कि क्लास कितनी तेजी से चलेगी, कितना धीरे चलेगी। क्योंकि क्लास का बच्चा जो सबसे धीरे धीरे लिख रहा है
अगर वो लिख लिया तो मतलब सारे बच्चे लिख लिए। तो इसी वजह से कहते हैं जो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लोवेस्ट स्टेप होता है। किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन की जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब और हम बात करते हैं, रेट लॉ इज अ मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन। जाहिर सी बात है, क्योंकि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन का। क्या बात क्लियर है? चलिए एक एलिमेंट्री रिएक्शन लेके देखिए, यहाँ पे दिया गया है, एक एग्जाम्पल लिया गया है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं। ये एक दिया है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लिखने के लिए क्या लिख देंगे डायरेक्टली? ये देखिए के हो गया, NO का कॉन्सेंट्रेशन और पावर में स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, O2 का कॉन्सेंट्रेशन, पावर में स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 1 है? यहाँ पे भी 1 है। अरे 1 लिखने से किसी के पावर में 1 लिखी है ना लिखी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये नीचे लिख के दे रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन Cl2 के साथ, CH का रिएक्शन Cl2 के साथ करवा रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बन रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। सर ये हमें पता कैसे लगेगा? अरे ये गिवन है, आपको दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसके लिए देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो रेट होता है ना, ये जो CH यहाँ पे इसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन Cl2 का भी 1 है। तो अगर इसके लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते तो रेट क्या लिखते? रेट इज इक्वल टू के CH के पावर में 1 इंटू Cl का कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1। क्या आप ऐसा लिखते? लेकिन जब स्लोवेस्ट स्टेप जब इसका फाइंड किया जाता है तो वहाँ Cl2 का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1/2 होता है। तो इस वजह से इसके पावर में 1/2 आया। तो इस वजह से ये करेक्ट है किसके अकॉर्डिंग? रेट लॉ के अकॉर्डिंग है, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो यहाँ ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। किसके लिए? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप डायरेक्टली लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगा सकते। यानी चलिए चीज़ों को समराइज करते हैं। अगर सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, चाहे रेट लॉ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आपको रेट लॉ के अकॉर्डिंग ही रेट का इक्वेशन लिखना है। क्या अब तो बातें समझ में आ गई होंगी? ठीक है, अब देखिए चलिए एक और रिएक्शन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसमें एक्चुअल में वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि वाटर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अब देखिए इसी वजह से रेट क्या लिख देंगे हम? ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग है, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रेट लॉ ही यूज करेंगे कायदे से होना। अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो इसके पावर में 1 और वाटर के पावर में भी देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसमें वाटर का कोई रोल नहीं होता है। क्या बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ये मॉलिक्यूल थे, आपस में कंबाइन थे। तो अब इन मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक्चुअल में ये होता कैसे है? सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते रहते हैं। तो जो इफेक्टिव कोलिजन कितने मॉलिक्यूल का एक साथ हो रहा है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? यानी इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है तो 0 ऑर्डर। इफेक्टिव कोलिजन एक मॉलिक्यूल में हो रहा है तो ऑर्डर 1 हो जाएगी। 2 के बीच हो रहा है तो 2 हो जाएगा, 3 के बीच हो रहा है तो 3 हो जाएगा। और ऐसे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इसको आपको समझना है तो ऐसे ही होता है, बाकी तो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इस जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम बात करें रेट लॉ का तो ये कैसा था? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो अब समझिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है। अरे आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है उसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आइए देखिए, अब इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। देखिए
पहले तो मैं आपको थीम बताई, ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में होता है उन्हीं को आप ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है। ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये जो लाइन लिखी है, जो ये पहला पॉइंट था ना, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो हो सकता है, जीरो होगा तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, यानी ये 0 1 2 ये क्या है, ये पावर है। देखिए ये जो पावर में आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग ये वाला पॉइंट देखिए, देखिए येलो कलर से ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पावर है ना, इन्हीं को आप ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो अगर वो जीरो आया ऐड करने पे तो जीरो ऑर्डर, 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आया तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड आया तो थर्ड ऑर्डर, और फ्रैक्शन में आ गया तो 1/2 1/3 कुछ भी फ्रैक्शन में, तो जिस ऑर्डर का होगा, जैसे ये 1/2 को अलग से हम हाफ ऑर्डर कह देते हैं। ठीक, चलिए अब इसी तरीके से रेट लॉ से, अभी मैं रेट लॉ तक आपको लेके गया था, वहीं दिखा रहा था ना चीज़ों को, क्या एक्स और वाई था ना। देखिए ये एक्स और वाई ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, एक्स है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, वाई है। अरे यही तो दे रखा है ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो पावर है, लेकिन पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई को जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ पावर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा गया, इसमें जो पावर है इनको ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। इसको यन से लिखते हैं, ओवरऑल ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई होगा। बिल्कुल, देखिए एक लाइन है, ये बोला जा रहा है कि जनरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज अ 3 बिकॉज चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज अ वेरी रेयर। यानी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत ज़्यादा रेयर है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, इस वजह से ऑर्डर मैक्सिमम कितनी आती है, 3 आती है। क्या अब तो बातें समझ में आ रही है। देखिए चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो दोनों बराबर, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए रेट लॉ से ही हम चलेंगे। तो क्यों ना हम हमेशा रेट लॉ से चलें, सीधी सी बात हो गई। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके दे रखा है यहाँ पे, देखिए जैसे ये खुद रेट आपको दे रखा है कि के है ए के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1/2, बी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 3/2। तो एक्चुअल में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका पावर, ए का पावर प्लस बी का पावर, क्या इनको ऐड कर देंगे, फिर ये 4/2 हो जाएगा। अरे 2 नीचे कॉमन है, 2 आ गया, ये 4 हो गया, क्या 2 आ गया, ये यहाँ से 2 आ गया। तो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अरे बस ऐसे ही तो पहचानना है। क्या बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए जब हम रेट लॉ लिख रहे थे तो इसमें बीच में देखिए एक कांस्टेंट भी आ गया है, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो रेट लॉ में जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर सबको डिस्कस कर लिए बस ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए रेट में क्या था, ये रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ये ए और बी की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और उनके पावर में क्या है, ये ऑर्डर है। यही सारी चीज़ें तो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आइए देखिए रेट कांस्टेंट के बारे में बात करें या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करें, क्योंकि रेट क्या एक वेलोसिटी है। तो रेट का कांस्टेंट रेट कांस्टेंट, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता है। किसी भी कांस्टेंट के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे रेट लिखा हुआ है, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है रेट के, ए के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स, बी के कॉन्सेंट्रेशन की पावर में वाई। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, रेट अपॉन ए। देखिए यहाँ से ये आ जाएगा रेट, और इन सारी वैल्यू को नीचे ले जाएंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए के कॉन्सेंट्रेशन के पावर एक्स प्लस बी के इंटू बी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में वाई। और ऑर्डर क्या था, एक्स प्लस वाई था। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के बराबर हो जाए, और जनरली इसी तरीके से होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, फर्क किससे पड़ रहा है, उसके पावर में कितना है, कौन है। अगर ये दोनों बराबर है, देखिए के क्या हो जाएगा, क्या सीधे नीचे कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, यहाँ पे ए या बी कुछ भी लिख सकते थे। जब अगर ये दोनों बराबर है, देखिए ऐसे लिखा जा सकता है ना,
इसको और ऐसे लिख देता हूँ, मतलब के इक्वल टू रेट ए के पावर एक्स, बी भी ए के बराबर हो गया है, सॉरी, तो b को भी a लिख दिया गया, a के पावर y। तो क्या ये मैथ है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या इसको रेट बाई a के पावर x प्लस वाई लिख दूं, क्या रेट अपॉन a के पावर x प्लस वाई को n लिखा गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे यही तो लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम होता है। सर कैसे, अरे कंसंट्रेशन ही तो था, रेट याद करिए, मान लेते हैं डी ए बाई डी टी, और ये रेट था ना, तो ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन, ये येलो कलर का, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन, ये नीचे में टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और नीचे में क्या बच गया, रेट तो हो गया, यहाँ से अगर हम ये कर ले तो रेट बच गया, हमारे पास क्या बच गया, कॉन्सेंट्रेशन के पावर यन, तो क्या ये कॉन्सेंट्रेशन के पावर यन ये बच गया, क्या ये के आ गया। सर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के का यूनिट बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर चेंज तो के का यूनिट चेंज, क्या ये हम यूनिट ही कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, अगर ये यन, यन क्या है, ऑर्डर है, यन चेंज तो यूनिट चेंज हो रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो ये के है, रेट कांस्टेंट, ये फिक्स नहीं होता है, ये और रिएक्शन की ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। बिल्कुल, चलिए आइए अब जैसे देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए नंबर 1 देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें, तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के, क्योंकि जो ये पावर में होगा यही तो ऑर्डर है, तो ये जीरो है तो जीरो ऑर्डर। अच्छा, ये किसी के पावर जीरो होता है तो क्या हो जाता है, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो जब इसके पावर में टोटल जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी रेट किसके इक्वल हो गया, के इक्वल। रेट क्या होता है, मोल, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल मोल पर लीटर पर सेकेंड। सर कैसे, कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, मोल पर लीटर कहते हैं, और रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो क्या टाइम का सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया, जो रेट का यूनिट वही के का यूनिट, कब, जीरो ऑर्डर के लिए। क्या बात क्लियर हो रही है। देखिए चलिए आइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या ए के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो बिल्कुल 1 हो गया। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेट को क्या लिखा जा सकता है, मोल, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इधर के हमें फाइंड आउट करना है, और इधर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, किसका, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रखे हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एन बाई भी ही तो होता है, तो मोल पर लीटर, तो क्या इसको मोल पर लीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल यही तो है। तो अच्छा, अगर ये मोल पर लीटर है तो ध्यान से देखिए, तो क्या ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर कट गया, तो के इक्वल टू क्या आ गया, पर सेकेंड। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, सॉरी यूनिट होती है, वो क्या होती है, पर सेकेंड आती है। क्या बात क्लियर है। ये याद थोड़ी ना करना है, देखिए आप तुरंत ही तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे ध्यान रख लीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट का जो रेट की यूनिट वही रेट कांस्टेंट की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब यही चीज़ सेकेंड ऑर्डर के लिए देखिए, देखिए सेकेंड ऑर्डर, अरे यही ऑर्डर है जो पावर में रह रहा है, ये सारा सम करके लिख दिया गया है, जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, क्या रेट का आपको पता लग गया, रेट क्या है, रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है के हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर में है, तो मोल पर लीटर, अब इसका स्क्वायर, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के मोल पर लीटर इंटू, स्क्वायर होने का क्या मतलब, यही 2 बार लिख दीजिए, मोल पर लीटर, ऐसा लिख सकते हैं, इसको रुकिए ठीक से लिख दो, मोल पर लीटर, क्या ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर में है, जैसे कि
2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 ही तो होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 ही तो होता है। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसी तरीके से क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? बच गया क्या? ये बच गया। तो अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू, देखिए ये मोल ये हो जाएगा यस इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मोल -1 में, लीटर +1 में, और सेकेंड -1 में ऑलरेडी है। तो क्या सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई? क्या बात क्लियर है? तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखिए यही है, यल के पावर में +1 है, लिखिए या मत लिखिए। अरे क्या बात क्लियर है? तो क्या ये याद करना पड़ रहा है क्या? नहीं, आप खुद ही निकाल सकते हैं ना। रेट लिखिए, रेट की यूनिट आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा चलिए, एक जनरल फार्मूला अगर आपको याद ही रखना है तो सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए कि n की वैल्यू आप यहाँ पे रखते जाइए और प्रोडक्ट मतलब सॉरी यूनिट फाइंड आउट करते जाइए। देखिए जैसे यहाँ पे पावर n है, यही तो ऑर्डर है, ठीक। देखिए इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला ये बन गया। ये कैसे आया होगा? इस वैल्यू को नीचे लेके गए, इस वाली टोटल वैल्यू को नीचे लेके गए, तो अब इससे ये सॉल्व हो, क्या आ गया? मोल 1 माइनस n, लीटर n-1, और पर सेकेंड, ये पर सेकेंड हर केस में आएगा। देखिए सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट, सेकेंड को तो कोई कैंसिल आउट करने वाला ही नहीं है, इसी वजह से हर ऑर्डर में पर सेकेंड तो आएगा ही। देखिए अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो इसमें भी मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सिर्फ पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो मोल मोल इनवर्स, लीटर और पर सेकेंड। क्या बात क्लियर है? तो इस वजह से इस तरीके की चीज़ें तो है। तो यहाँ पे देखिए मोल 1 माइनस n, लीटर n-1, इसका उल्टा, और पर सेकेंड ये तो आएगा ही। यहाँ से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। सर एक दो एग्जांपल लेके बता दीजिए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं। n इक्वल टू 2, क्या सेकेंड ऑर्डर हो गया? अब इसके लिए चलिए आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। k इक्वल टू मोल 1 माइनस 2, n की वैल्यू 2 रख दूँ, फिर लीटर 2 माइनस 1, सेकेंड -1, तो क्या k इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 +1, सेकेंड इनवर्स। अरे ऐसे रह गया, क्या ये सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया? अरे यही तो आया हुआ है सेकेंड ऑर्डर का, देखिए तो सेकेंड ऑर्डर के लिए, अरे यही तो आया था। तो आपको अगर याद रखना है फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला याद रखिए, जो सारा काम बना दे आपका। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़े? पहले ऑर्डर पढ़ लिए। ऑर्डर क्या था कि जो पावर में था उसको आप जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका ऑर्डर बन जाता है। और किसी स्पीसीज का ऑर्डर बताना है तो क्या करते थे आप? बिल्कुल उस स्पीसीज के रिस्पेक्ट में बात कर लेते थे, ठीक। और फिर यूनिट की बात हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात हो गई। अब हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये ऑर्डर जैसा ही है लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए आइए देखिए, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज अ कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। और यही बातें मैं ऑर्डर में भी तो बताया था कि कितने लोग इफेक्टिव कोलाइड करेंगे और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसी के बारे में बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये होता है। अब ये कितने स्पीसीज के नंबर हैं, वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जो लोग आपस में टकरा रहे हैं उन्हीं के बारे में तो बात हो रही है, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, इन अ सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर ऑलवेज सेम। सही बात है। अरे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जैसे रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन बराबर थे, बिल्कुल सेम थे, किसी से भी आप लिख सकते थे। इसी तरीके से अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अगर वो सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बिल्कुल सेम होगा, वही बात हो। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मॉलिक्यूलरिटी, क्या रिएक्टेंट कभी हो ही नहीं सकता है? जब रिएक्टेंट होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा सही होती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए भी करेक्ट होते हैं। ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, कोई फ्रैक्शन में किसी से जाके कैसे टकरा सकता है? सर ये ऑर्डर फिर फ्रैक्शन में कैसे आता है? ये एक्चुअल में फ्रैक्शन में ऐसे आता है कि जब आप सम करते हैं, जब टोटल पावर को सम करते हैं तो वो उसका रिजल्ट फ्रैक्शन आ सकता है। क्या बात क्लियर है? और ये नेगेटिव में भी नहीं हो सकते। क्या या तो कोलाइड कोई भी या तो कोलाइड होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो नेगेटिव में ना कोलाइड हो। ठीक है, इस वजह से चलिए, तो यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जीरो फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे पढ़ते थे ना, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर एन, अरे ऐसा कुछ तो पढ़ते थे ना। तो अब देखिए, अब इसमें हम डिफरेंस समझना है कि ये जो रेट है इसमें और जो ये रेट कांस्टेंट है, रेट और रेट कांस्टेंट, जैसे ये रेट हो गया और ये रेट कांस्टेंट हो गया, तो इन दोनों में कुछ कुछ बातें देख लीजिए ध्यान से। देखिए अब एक्चुअल में देखिए, इधर ध्यान दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बताता है। इट रिप्रेजेंट स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ये रेट इस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या कॉन्सेंट्रेशन पे कहीं डिपेंड किया है? नहीं, ये तो ऑर्डर पे डिपेंड किया है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। देखिए थर्ड, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इट वेरी विथ टाइम। टाइम के साथ, जैसे मान लेते हैं पहले खूब सारा, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, उतने ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, तो अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कम होने लगेंगे। क्या बात क्लियर है? तो टाइम के साथ रेट क्या होने लगती है? कम होने लगती है। लेकिन रेट कॉन्स्टेंट देखिए, इट नो वेरीज विथ टाइम। रेट कांस्टेंट, अगर ऑर्डर फिक्स है, जीरो ऑर्डर है तो उसका रेट कांस्टेंट फिक्स होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका रेट कांस्टेंट फिक्स होगा, सेकेंड ऑर्डर है तो उसका रेट कांस्टेंट फिक्स होगा। यानी टाइम के साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज किसकी वजह से होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वजह से होती है। देखिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, इट यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी इसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये डिपेंड करती है कहाँ? ऑर्डर पे। अभी इसी को तो देख के आए। चलिए एक दो एग्जांपल है, इसको देखिए तो ध्यान से। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसके बारे में बात हो रही है, इसका डिकम्पोजिशन के बारे में देखना है। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, खुद ही दे ही रखा है, देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म वगैरह दे रखा है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसमें से पहचानिए स्लो कौन सी है। क्या स्लो ये है? ये क्या होगी? RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट लॉ किसके लिए वैलिड है? इसी के लिए वैलिड। चलिए तो अब आइए देखिए, तो अगर मैं इसके लिए ये लिखता, अगर मैं रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखता तो किससे लिखता? इस वाले से लिखता। अरे इससे लिखता ना, क्या लिखते हैं हम लोग कि रेट इज इक्वल टू के H2O2 की पावर में 2। लेकिन अगर स्लो स्टेप से लिखें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो स्लो स्टेप से रेट लॉ, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। देखिए इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? क्या मैं रेट को के इंटू H2O2, अब यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 चला जाएगा। देख रहे हैं दोनों अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पावर में 2, ये बता रहा है कि ऑर्डर इसका सेकेंड है, ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ इसका फर्स्ट है। तो कौन करेक्ट होगा? ये करेक्ट होगा। ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्या बात क्लियर हो रही है? क्योंकि
हम जब लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसी वजह से रेट लॉ हमेशा वैलिड होता है। चलिए आइए एक और ये चीज़ देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से करिए। तो दिया हुआ है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट दिया हुआ यानी ये के की वैल्यू दी गई है, ये के दिया हुआ है। पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे यही तो पूछ रहा है आपसे। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि उसका ऑर्डर क्या है, यानी ए के कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे यन क्या है, यही बताना है आपको। रेट इक्वल टू के, ये यन पूछ लिया गया। तो सर कैसे बताएं, इसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखा है, दे रखा है ना ये यूनिट। क्या हर ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग होती है? अच्छा, ये किस ऑर्डर के लिए यूनिट थी बताइए तो, ये किसके लिए यूनिट थी? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे, चलिए बेसिक से कर लेते हैं। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड के। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। अरे ऐसा होगा ना। अब इसके पावर में कितना रख दें, क्योंकि इसी के पावर में यन रखेंगे, यही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो क्या ऐसा रख दें कि ये वाली वैल्यू आ जाए, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाए? अरे आप खुद सोच के देखिए, जैसे ऐसा हम क्या यहाँ पे वैल्यू रख दें कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें ये वाली आ जाए। आप इसको करिए तो, ये यन आप खुद बताइए कि ये यन क्या हो ऐसा कि ये हमारे पास यही वैल्यू आ जाए। अरे यही तो दे रखा है ना, क्या हो जाए यहाँ पे? क्या इसको जीरो कर दें? अगर यन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या के इक्वल टू यही आ जाएगा? तो कौन सी ऑर्डर का? ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, यन इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अरे देख भी लीजिए क्रॉस करके, यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए। क्या जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट यही आ रही थी? बस वही तो है। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज, और ये है ऑर्डर, इनमें हम रिलेशन बता रहे हैं। देखिए ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये ऑर्डर है। देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही हेल्पफुल है ये, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। देखिए एक्चुअल में अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज x किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ये भी x गुना हो जाए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज कितना हो जाए? x टाइम हो जाए। अगर मान लेते हैं x टाइम बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी x टाइम बढ़ गई, अगर x टाइम घटा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी x टाइम घट जाए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी है? 1 है। ठीक है, यानी अगर रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 2 है और रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 है, अगर ये सेकेंड दोनों कांस्टेंट है तो रेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। अगर ये 3 है, ये भी 3 है, मतलब सेम है, तो भी ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। ये 1/2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो गया, तब भी ऑर्डर क्या है? 1 है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा? ऑर्डर 1 ही तो होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन x है और रेट ऑफ रिएक्शन 2x है, इसको 1 गुना कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जा रही है, तो ऑर्डर क्या है? सेकेंड है। जैसे 2 है, ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज 2 गुना कर दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई, तो ऑर्डर कैसा है? सेकेंड है। सर ये कैसे बता रहे हैं? क्या 2 के पावर 2 ही तो जाएगा तभी तो 4 आएगा, तो ये ऑर्डर सेकेंड ही तो निकला। अरे क्या बात क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम इसके बारे में कैलकुलेट भी कर लेंगे। देखिए अगर कोई x है, अगर कॉन्सेंट्रेशन x गुना बढ़ा दिया जाए और रेट x की पावर 3 टाइम्स बढ़ जाए, तो ये क्या है? ऑर्डर इसका क्या है? 3 है। जैसे कोई एग्जाम्पल, अगर 2 है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज 2 गुना कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाए, तो ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। जैसे देखिए क्या होता है, रेट इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन मान लेते कोई भी कॉन्सेंट्रेशन और पावर में यन। तो आप ये बताइए रेट कितना हो रहा है? 8 गुना,
और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना गुना कर दिया गया है, 2 गुना। तो 2 के पावर कितना रखें कि ये 8 आ जाए, तो 2 यन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ही तो आएगी यहाँ से, यन की वैल्यू 3 ही तो आएगी। ऐसे ही तो निकाल रहे हैं हम, अरे कुछ अलग से नहीं है, बस ऐसे ही निकाला जा रहा है। ये यन की वैल्यू क्या आ गई, अरे क्या यहाँ से बात एकदम क्लियर हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए रेट कितना गुना हो गया, इस क्वेश्चन को लेकर समझाया गया 8 टाइम्स, और इसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना बढ़ाया गया है, 2 गुना, 2 टाइम्स, तो 2, तो ये इसके पावर ही तो यन जो होता है वही तो ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर कंसंट्रेशन 27 टाइम कर दिया जाए, रेट 3 टाइम्स हो जाए, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, रेट कम हो रही है, तो इस केस के लिए 1/3 हो जाएगा। इसको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए ऐसे कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंज कितना है, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, 27 टाइम्स, और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कितना है, 3 टाइम। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 3 = K 27 के पावर यन। तो यहाँ यन ये क्या वैल्यू रखा जाए कि ये 3 हो जाए, अरे तभी तो इसके बराबर होगा। तो ये अगर 1/, यहाँ पे आप 3 कर देते हैं, क्योंकि अगर 3 के पावर 3 करते हैं तो 27 आता है, तो 1/3 27 के पावर में कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहीं से आ गया कि यन = 1/3। क्या बात क्लियर है। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन में चेंज 4 टाइम कर दिया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो गया, मतलब पावर में कितना है, 1/2 है, 2 के पावर में कितना है, 1/2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1/2। अगर रेट ऑफ मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना है, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया गया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 हो गई, तो ये कितना हो गया, -1 हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। अगर ये 4 गुना है, 4 गुना कर दिया गया कॉन्सेंट्रेशन को, और इसी तरीके से निकाला गया है सारा कुछ, तो और रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 टाइम्स हो गया, तो मतलब पावर में कितना है, मतलब ऑर्डर कितना है, -1/2, ठीक है। एक और देख लीजिए, अगर 2 गुना कॉन्सेंट्रेशन कर दिया जाए और रेट √2 टाइम्स हो जाए या 1.14 हो जाए, तो ऑर्डर क्या है, 1/2 ही तो है। कैसे, जैसे देखिए, इसको आखिरी वाले को देख लीजिए, लास्ट वाले को, ताकि बाकी चीज़ें आप खुद से भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये शुरू का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर ही से क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ना, इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आना सब कुछ चाहिए आपको। जैसे देखिए, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना है, इस केस के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन कितना, कंसंट्रेशन में चेंज है 2 गुना, और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कितना है, 1.14 या फिर √2 टाइम्स है। चलिए इसको √2 लिखते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा ऐसे। तो अब बताइए मुझे, मैं कह रहा हूँ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेट √2, और इधर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है 2, तो यहाँ पे क्या पावर रख दें, यन की वैल्यू क्या रख दें कि ये भी √2 आ जाए, अरे 1/2 रख दें, 2 के पावर 1/2 = √2 ही तो होता है। तो यन की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, तो यन = 1/2 आ गया, तो यही तो इसका ऑर्डर हो गया। क्या बात क्लियर है, इसमें आपको थोड़ा बहुत रिलेशन मिल गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं ना, तब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे देखिए, फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन की बात करें तो A + 2B से फॉर्म हो रहा है C + D, ये बताया जा रहा है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज अ ट्रिपल देन रेट बिकम्स 3 टाइम्स। देखिए, A का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर रहे हैं आप, जैसे अगर आप A का कॉन्सेंट्रेशन कितना गुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है, अगर इसको आप 3 टाइम किए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम हो रही है, तो A की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यहां से देखिए, जब हम बात कर रहे थे, अगर 3 गुना किया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी रेशियो में बढ़े, तो ऑर्डर तो 1 ही होगा। क्या बात क्लियर है। तो क्या यहां से इसको 3 गुना किया गया, इसको 3 गुना किया गया, तो ये भी 3 गुना हो गया, तो क्या A के पावर हमें मिल गया 1। क्या बात क्लियर है। सर यहाँ से भी तो कैलकुलेट कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A and B डबल द रेट बिकम्स 8 टाइम्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अब आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया है, तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हम रेट = K
ए के पावर 1 ये फाइंड आउट कर लिए। अगर हमें बी का पावर मिल जाए, ये मिल जाए, वाई मिल जाए, तो बस काम बन जाए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। सर यहीं से डायरेक्टली नहीं लिख सकते ए के पावर 1 और इसके पावर ये, क्योंकि हमें कैसे पता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, ये जो बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अगर दोनों को डबल कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं, चलिए दोनों को डबल करने में रेट कितनी हो रही है, बिकम 2 टाइम्स और 8 टाइम्स हो रही है। तो 8 इक्वल टू 2 किसका, ए के लिए, और दूसरे को कितना कर दिया गया, दोनों को मतलब डबल किया गया है, और दूसरा तो 2 पहले से ही है, तो ये 4 हो गया। बी तो 2 पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। दोनों को डबल किया गया है, ए को भी डबल कर दिया गया, 2a और 2b, मतलब इस तरीके से। तो ये कितना हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि एक्चुअल में बी के ऊपर कौन सा पावर लगा होगा, ये 8 टाइम हो रहा है। देखिए ए के अकॉर्डिंग तो रेट चेंज हो ही नहीं रही है, यानी बी के अकॉर्डिंग ही तो अब रेट चेंज हो रही है। तो बस, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल n, देखिए 2 के पावर कितना रख दें कि ये 8 आ जाए, ऐसे समझ लीजिए ध्यान से सीधे। 2 के पावर डबल कर दिया गया है ना, दोनों को डबल कर दिया गया है, तो 2 के पावर n मतलब कितना कर दें हम कि ये 8 आ जाए। और यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 के पावर 8, क्योंकि दोनों को डबल कर दिया गया तो 2 ले सकते हैं ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए का भी और बी का दोनों का डबल किया गया है। तो 2 के पावर अगर हम 3 रख दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ए के पावर पहले ही 1 जा चुकी है, अरे ये तो ऑर्डर हमारा यहीं से निकल गया, लेकिन ए के पावर 1 पहले जा चुकी है, तो n इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई होता है। तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 के पावर, सॉरी b के पावर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका k, a के पावर 1, b के पावर 2, ये आ गया रेट आपका। आपको ये सब करना ही नहीं था, ये सब करना ही नहीं है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया, ए का आप निकाल ही लिए थे, ए पे तो मतलब उसका ऑर्डर 1 आ रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 1 + 2। क्या बात क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देखिए, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको आप खुद से करिए, इसको आप खुद से करिए। यहाँ आपको इस वाले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तो आपको ये लग रहा होगा कि ए के पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1, 2 के बी के में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो बी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 2। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना था। यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर से वही चीज़ पूछी हुई है, तो रेट क्या होता है, k इंटू ए के पावर x b के पावर y। अगर ये n इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिल जाए बस काम हो जाए। अरे यही पूछा गया है ना आपसे। देखिए बोला इफ एक a इज डबल देन रेट बिकम अ 1.41 टाइम्स, मतलब इतना हो जा रहा है, मतलब लगभग इस तरीके से हो रहा है। तो आप ये बताइए क्या ये √2 टाइम्स दिया हुआ है, अगर ये इतना कर दिया गया, रेट इज डबल किया गया, तो ये √2 लिख लीजिए समझने के लिए। √2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, √2 टाइम्स हो जा रहा है। तो इतना बताइए कि अगर ए डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन √2 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू √2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, पावर में 1/2 आ जाएगा। अरे क्या बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से इस इंफॉर्मेशन से आया ये। दूसरा देख लीजिए, इफ कॉन्सेंट्रेशन B बिकम्स 27 टाइम्स देन रेट बिकम्स 3 टाइम्स, यानी B को बढ़ाने पर रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर B की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें और इसको 27 टाइम किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3 टाइम हो गया। तो क्या 27, अभी हम लोग देखिए पढ़ के निकले हैं ना,
तो ये कितना हो गया, यानी 3 = 27 के पावर y, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, जब ये 27 था कॉन्सेंट्रेशन में चेंज और रेट 3 टाइम्स हो रही थी, तो 1/3 उसका ऑर्डर आ रहा था, तो वही तो कर रहे हैं, तो ये 1/3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये अब हमको मिल गया कि x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3। अब हो गया आसान एकदम। तो n इक्वल टू x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/3, ये लगभग कितना आ जाएगा, 5/6। अरे क्या बात क्लियर है, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया जो पूछा गया था। अरे क्या बात क्लियर है यहाँ तक। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखिए, क्या x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से या परफेक्ट होंगे। देखिए अब ये कुछ नए नए पैटर्न के क्वेश्चन है, इनको भी साथ में देखते रहिए ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होते रहे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से, एक सीखिए दूसरा आप करेंगे। चलिए देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के, ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई। अगर ये x और y हम फाइंड आउट कर लें, बस हो गया। तो अब देखिए पहले एक को कांस्टेंट करते हैं। देखिए b को अगर कांस्टेंट करना है तो ये और ये कांस्टेंट है, मतलब पहला और दूसरा, या दूसरा और तीसरा कांस्टेंट है, तो इसको कर दिया गया कांस्टेंट। कांस्टेंट करके, कांस्टेंट है ना कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ए का इफेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा है, पहले 2 था, 0.2 था, अब 0.1 है, तो क्या आधा हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, 1/2 का हो रहा है, आधा हो रहा है। क्या ये 1/2 टाइम हो रहा है। ठीक, तो रेट देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन और रेट में रिलेशन तो निकाल रहे थे, तो देखिए रेट भी आधा हुआ है, ये लगभग 32 और 16 दूना 32 ही तो होता है। तो 3.2 1.6, मतलब ये भी 1.2, मतलब 1/2 टाइम हुआ है। ऐसा कब होता है कि जितना कंसंट्रेशन में चेंज उतना रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज, तो ऑर्डर क्या होती है उसकी, 1 होती है। देखिए यहाँ जितना एक में चेंज 1/2 ये हुआ था, 1/2 ये हुआ था, तो ऑर्डर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि a के पावर x है और x इक्वल टू कितना आ गया, 1, x इक्वल टू 1 आ गया। चलिए अगर अब b को फाइंड आउट करना है तो a को कांस्टेंट कर लें। देखिए a को कांस्टेंट करने के लिए हम यहाँ से यहाँ इसको कांस्टेंट कर लिए, तो b पहले से तीसरे को कांस्टेंट किया गया है, तो b में भी पहले से तीसरे में जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 0.1 है, और b का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना हो गया, 0.2 हो गया। क्या ये डबल हो गया, 2 टाइम हो गया। तो अब रेट में देखते हैं क्या असर पड़ा है, यहाँ से यहाँ चला गया, तो रेट कितना हुआ है। चलिए अब हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ये डायरेक्टली आइडिया नहीं लग रहा है, तो क्या या तो ऊपर वाले को 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया जाए, या नीचे वाले को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, 10⁻⁴ में, तभी तो कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻3, यहाँ पे वहाँ पे 4, यहाँ पे 10⁻⁻3, तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या इसको 16 × 10⁻⁴ लिख दिया जाए। अरे ये वैल्यू जब बराबर होगी तभी तो कंपेयर करेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है, 4 का 16 4 टाइम होता है, तो ये कितने टाइम हो गई है, 4 टाइम हो गई है। अच्छा, कंसंट्रेशन डबल करने पे, देखिए ये कंसंट्रेशन डबल हुई है, डबल करने पे रेट 2 गुना हो रही है, तो ऑर्डर क्या है उसकी, सेकेंड है। क्या वो सेकेंड ऑर्डर की है, बिल्कुल है। तो इस वजह से b के पावर में y, और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। होता था ना, यहाँ देखिए जब
कॉन्सेंट्रेशन में चेंज 2 गुने का हो और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाए तो ऑर्डर कितना था, सेकेंड था। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहीं बगल में कैलकुलेट किया हुआ ये सारा पॉइंट, और ये सारा यहाँ कैलकुलेट किया गया ना, आप इसको देख सकते हैं। तो क्या बात क्लियर हुई। तो y इक्वल टू आ गया 2। अब कितना आसान हो गया, n इक्वल टू x प्लस वाई और x इक्वल टू 1 y प्लस 2, यानी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी, थर्ड ऑर्डर की। क्या बात क्लियर हुआ। तो अब इसको रेट को लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे, रेट इक्वल टू k a के पावर 1 b के पावर 2, और ये आ गया आपका आंसर। क्या बात क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसको तो आपको खुद से ही करना है, करिए। चलिए हल्का हल्का हिंट, फिर से ए को कांस्टेंट करिए। क्या ये कांस्टेंट है, हाँ इसको कांस्टेंट कर लीजिए। तो ये क्या आधा हुआ है, अरे 2 से 1 हो गया, आधा हुआ है। तो रेट देख लिए, रेट में कोई चेंज ही नहीं है, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। बी को आप फिक्स कर लिए, ए के कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर दिए, फिर भी रेट सेम का सेम है। यानी इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो ए के पावर 0, मतलब ए के कॉन्सेंट्रेशन पे तो वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ऐसे लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए। अरे यही तो हुआ, क्योंकि इसको आधा किया गया तो रेट में कुछ तो चेंज होना चाहिए था जब बी कांस्टेंट है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से ये आ गया। चलिए अब देख लीजिए, अब उसके बाद से अगर हम इसकी बात करें, अगर इस पे अब डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सीधे सिर्फ बी को देखिए। तो बी अगर 0.5 से 1, मतलब क्या 2 टाइम है, ये 2 टाइम है ना, ये 0.5 से 1 गया है, 2 टाइम है। तो अब देखिए रेट कितना है, देखिए रेट भी 2 टाइम है, 2 टाइम है। ऐसा कब होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। देखिए यहां से देख लीजिए एक बार और देख लीजिए आप, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में होता है, जितना है यक्स उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर 1 हो जाती है। तो यहाँ पे आधा हुआ था, मतलब सॉरी 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना, तो ऑर्डर कितनी 1, वही तो है यहाँ पे। देखिए तो बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो बी की पावर 1 आ जाएगी, ठीक। तो अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कैसे लिखेंगे, के ए के पावर 0 और बी के पावर 1, क्योंकि जितना टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उतना ही टाइम रेट बढ़ रहा है, मतलब उसके पावर में 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार सिर्फ थोड़ा सा देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। एक्चुअल में आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। आइए मैं फटाफट आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़े। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसमें कॉन्सेंट्रेशन पढ़े हैं, रेट लॉ के बारे में पढ़े हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, ये दोनों चीज़ें अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सेम होती हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रेट लॉ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और करेक्ट है कुछ। और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में होता है उसको जोड़ दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाती है। और फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पढ़े थे, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है पहले ये पढ़े थे, और फिर उसके बाद रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में। रेट कांस्टेंट की यूनिट वेरी करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ये सारी बातें कैसे कैसे कर। फिर मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, ये भी रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर या मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर होती हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में बात कर लिए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड को बताता है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन
कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ वेरी करता है और रेट कांस्टेंट टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स होती है, वो डिपेंड नहीं करती ऑर्डर पे, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑर्डर पे डिपेंड करती है। फिर कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेके देख लिए हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज से रिलेशन निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज हुआ उससे हम निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। फिर यहाँ कुछ कैलकुलेशन है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन साइड में आपको दिखाया गया था यहाँ से। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब किसी पार्ट में आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, किसी पार्ट में आप वीक रह रहे हैं, तो फिर से उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसको ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए सारी चीज़ें नई हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, लगातार बने रहिए। चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इतना तसल्ली से अभी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।